तो आइए आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराया जाएगा ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराने का प्रयास किया जाएगा उसको आप एक बेहतर तरीका से, एक सुंदर तरीका से याद कर लीजिएगा ताकि आने वाली परीक्षा में आपको विज्ञान के अंदर एक अच्छा अंक आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ये जो है प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता को हम लोग सूचित करते हैं पी से, यानी कि लेंस की क्षमता को सूचित किससे करते हैं, पी से। और लेंस की क्षमता होती है लेंस की फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। तो यहाँ पे इसका जो है ना, इस प्रश्न का उत्तर इसमें से कोई नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। यानी कि P बराबर होता है लेंस की क्षमता को हम लोग सूचित करते हैं P से, और P बराबर होता है 1/f। तो 1 हो गया मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर फोकस दूरी में दिया है तो वहाँ पर क्या करेंगे, 1 मीटर होता है तो उसको भी सेंटीमीटर करेंगे, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर है तो 2 लेके 100 में भाग दीजिएगा तो 50 आना चाहिए। तो यहाँ दिया है 5 डायोप्टर, जो कि ये गलत है। तो समझ गए इसके बारे में। तो आइए अगला प्रश्न देखिए, किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर, यानी कि 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगला प्रश्न देखिए, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, धारा का मतलब यहाँ पे हुआ विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो विद्युत धारा मापने में जो है उसका उपयोग होता है किसका, एमीटर का। और वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग किसको मापते हैं, विभव या विभवांतर, यानी कि विभव या विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग तो कांच का उपयोग करते हैं, जल का भी, प्लास्टिक का भी, लेकिन हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, यानी कि लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1 HP किसके बराबर होता है। तो HP का पूरा नाम हुआ अश्व शक्ति। तो देखिए यहाँ पे जो है शक्ति का ऐसा मात्रक वाट भी होता है और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है अश्व शक्ति भी। तो 1 HP होता है 746 वाट के बराबर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्रतिरोध के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 2 अंक में कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध जो है ना, किसी पदार्थ का वह गुण है, यानी कि जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि प्रतिरोध क्या होता है तो आप लोग वहाँ पे लिखिएगा, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण जो है वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा बहने नहीं देता है, यानी कि करंट को जाने नहीं देता है। तो पदार्थ के इसी गुण को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। तो समझ गए ना प्रतिरोध के बारे में। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को, धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत घनात्मक। क्यों होती है, क्योंकि धातुओं की बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह जो होता है ना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, किसी को दे देता है। तो कौन व्यक्ति देता है, जो धनिक होता है वही नहीं देता है, तो धातु धनिक होता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत घनात्मक। तो समझ गए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो C6 का मतलब क्या हुआ, यानी कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। तो यहाँ पे देखिए C6 न है, यानी कि कार्बन की संख्या 6 है तो 12 6 72। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 6, जो कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। तो 6 को 1 से गुना कीजिए तो 6 हो गया, और 12 6 72, 6 कितना हो जाएगा 78। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। क्यों होगा, तो हम आपको बता दिए ना, यानी कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 78। तो आज जानते हैं अगले प्रश्न को, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कि जब संगमरमर के बारे में पूछे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaCO3। और जब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ दे कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है तो उसका भी होता है CaCO3।
और चौक का भी पूछे, खड़िया का भी पूछे, चौक, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे का सूत्र होता है CaCO3। तो समझ गए इसके बारे में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? तो विजातीय पदार्थ का मतलब यह हुआ कि इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अलग है, इन चारों में से अलग है। तो यहाँ देखिए, चूना पत्थर, खड़िया, संगमर, ये तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, यानी कि ये तीनों एक ही है, लेकिन नमक अलग है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों का जो है सूत्र होता है CaCO3 ही होता है, लेकिन नमक का सूत्र होता है NaCl, यानी कि साधारण नमक को हम लोग कहते हैं NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग कहते हैं साधारण नमक। तो यहाँ देखिए ना, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में जो है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अष्टक सिद्धांत दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, यानी कि न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक सिद्धांत दिया था। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो आवर्त सारणी का खोज किया था मेंडलीफ ने। और त्रिक नियम किसने दिया था? तो त्रिक नियम दिया था डॉबेराइनर ने, यानी कि डॉबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछ सकता नहीं, पूछा गया है बार बार बोर्ड एग्जाम में कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी परमाणु भार पर आधारित। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछेगा 100%। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था हेनरी मोजले ने। तो समझ गए, कभी कभी हेनरी मोजले भी लिख देता है और कभी कभी हेनरी मोसले भी लिख देता है, तो आप लोग घबराइएगा मत। तो समझ गए यहाँ पे, तो समझ गए आप लोग यहाँ पे जो है अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधा जो है हरा दिखता है, किसके कारण से? क्लोरोफिल के कारण से, क्योंकि पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण है इनमें सभी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, आधार नाल का सबसे लंबा भाग है। यहाँ पे आधार नाल नहीं है, तो क्या है? आधार नाल की जगह पे यहाँ पे होगा आहार नाल, यानी कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। तो भाई एक लिंगी पुष्प कहते हैं किसको है? जिसमें एक लिंग पाया जाता है उसी को कहते हैं एक लिंगी पुष्प। यहाँ पे देखिए सरसों, उड़हुल, ये जो है ना ये द्विलिंगी पुष्प है, यानी कि इसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि उभयलिंगी पुष्प क्या है, तो ऑप्शन में देखिएगा उड़हुल, सरसों, ये दो ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग उसमें मारिएगा। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, तरबूज। पपीता, तरबूज, ये क्या है? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। और उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है सरसों, उड़हुल। समझ गए ना? तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगला प्रश्न देखिए, अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक कहते किसको है? अपघटक जो होता है ना सूक्ष्मजीव होता है, यानी कि जो सड़ाने गलाने का काम करता है उसी को कहते हैं अपघटक। तो सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? सूक्ष्मजीव है ना। तो सूक्ष्मजीव के जो है प्रकार होते हैं, कवक होता है, शैवाल होता है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? कवक। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। बाघ, हरे पौधे, बकरी, ये सड़ाने गलाने का काम करता है नहीं ना, सूक्ष्मजीव ना। तो सूक्ष्मजीव होता है कवक, बैक्टीरिया, ये सब शैवाल सब। अगला प्रश्न देखिए, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो मानव जनन अंग जो होता है ना परिपक्व एवं क्रियाशील होता है 18 वर्ष में। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराया गया है, तो कृपा करके आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक बेहतर तरीका से याद कर लीजिएगा। और याद करने के बाद फिर एग्जाम देने के लिए जाएगा तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। और इससे पहले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके इस चैनल के माध्यम से करा दिया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को पूरा बढ़िया तरीका से नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यूट्यूब पे सर्च कीजिए सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन GKS स्टडी सेंटर, यानी कि आपके क्लास 10वीं में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा
इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया गया है। तो कृपा करके आप लोग यदि बोर्ड में एक अच्छा अंक लाना चाहते हो तो सारे वीडियो को देखना होगा, तो आपको आएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।